चैप्टर 8 ऊर्ध्वाधर अवरोहण के लिए गंभीर तैयारी। अल्टोना, जो हैम्बर्ग का एक उपनगर है, कील रेलवे का टर्मिनस है, जो हमें बेल्स तक ले जाने वाला था। 20 मिनट में हम होलस्टीन पहुंच गए। 6:30 बजे गाड़ी स्टेशन पर रुकी। मेरे चाचा के ढेर सारे सामान, उनके भारी सामान, उतारे गए, लेबल लगाए गए, तौले गए, लगेज वैन में रखे गए और 7 बजे हम अपने डिब्बे में आमने सामने बैठ गए। सीटी बजी, इंजन चालू हुआ, हम चल पड़े। क्या मैं हार मान चुका था? नहीं, अभी तक नहीं। फिर भी सुबह की ठंडी हवा और सड़क पर ट्रेन की गति से तेजी से बदलते दृश्य मुझे मेरे उदास विचारों से कुछ हद तक दूर ले गए। प्रोफेसर के विचारों की बात करें तो वे सबसे तेज चलने वाली एक्सप्रेस से बहुत आगे निकल गए। हम गाड़ी में अकेले थे, लेकिन हम चुपचाप बैठे रहे। मेरे चाचा ने अपनी सारी जेबें और अपने यात्रा बैग की बारीकी से जांच की। मैंने देखा कि वे छोटी से छोटी बात भी नहीं भूले थे। अन्य दस्तावेजों के अलावा कागज की एक शीट, जिसे सावधानी से मोड़ा गया था, पर डेनिश वाणिज्य दूतावास का शीर्षक अंकित था और हैम्बर्ग में वाणिज्य दूत और प्रोफेसर के मित्र डब्ल्यू क्रिस्टियनसेन के हस्ताक्षर थे। इसके साथ ही हमें आइसलैंड के गवर्नर का उचित परिचय मिल गया। मैंने ये भी देखा कि उनके पोर्टफोलियो में एक गुप्त जेब में बहुत सावधानी से रखा हुआ प्रसिद्ध दस्तावेज था। मैंने उसे छाप दिया और फिर देश का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ा। यह नीरस दोमट और उपजाऊ मैदानों का एक बहुत लंबा सिलसिला था, रेलमार्गों के निर्माण के लिए एक बहुत ही आसान देश था और इन सीधी समतल रेल लाइनों के बिछाने के लिए अनुकूल था जो रेलवे कंपनियों के लिए बहुत प्रिय थीं। मुझे इस नीरसता से उबने का समय नहीं मिला, क्योंकि 3 घंटे बाद हम समुद्र के पास कील नामक स्थान पर रुके। सामान पर कोपेनहेगन का लेबल लगा होने के कारण हमें उसे देखने का मौका नहीं मिला। फिर भी प्रोफेसर ने ईर्ष्यापूर्ण सतर्कता के साथ हर सामान पर नजर रखी, जब तक कि सभी सामान सुरक्षित रूप से जहाज पर नहीं चढ़ गए। फिर वे सामान होल्ड में गायब हो गए। मेरे चाचा ने अपनी जल्दबाजी के बावजूद ट्रेन और स्टीमर के बीच संबंधों को इतनी अच्छी तरह से परखा था कि हमारे पास पूरा दिन बचा था। स्टीमर एलेनोरा रात तक नहीं चला। इसके बाद उत्तेजना की एक ज्वरग्रस्त स्थिति पैदा हो गई, जिसमें अधीर चिड़चिड़े यात्री ने रेलवे निदेशकों और स्टीमबोट कंपनियों और सरकारों को बर्बाद करने के लिए समर्पित कर दिया, जिन्होंने इतनी असहनीय धीमी गति की अनुमति दी। जब उन्होंने इस विषय पर एलेनोरा के कप्तान पर हमला किया तो मुझे उनके साथ मिलकर काम करना पड़ा। कप्तान ने हमें तुरंत निपटा दिया। कील में अन्य जगहों की तरह हमें समय बिताने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। खाड़ी के हरे भरे किनारों पर टहलना, जिसके बीच में छोटा सा शहर बसा हुआ है, घने जंगलों की खोज करना, जो इसे घने पत्तों के बीच एक घोंसले की तरह बनाते हैं, विला को निहारना, जिनमें से प्रत्येक में एक छोटा सा स्नानघर है, और इधर उधर घूमना और बड़बड़ाना। आखिरकार 10 बज गए। एलेनोरा के फनल से निकलने वाले धुएं के भारी गुबार आसमान में फैल रहे थे। संघर्षरत भाप के कंपन से पुल हिल रहा था। हम जहाज पर थे और जहाज पर मौजूद एकमात्र सैलून केबिन में एक के ऊपर एक 2 बर्थ के उस समय के मालिक थे। 1/4 बाद लंगर खोल दिए गए और धड़कता हुआ स्टीमर ग्रेट बैट के अंधेरे पानी पर अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ गया। रात अंधेरी थी, तेज हवा चल रही थी और समुद्र उथल पुथल भरा था। घने अंधेरे में किनारे पर कुछ रोशनियां दिखाई दी। बाद में, मैं नहीं बता सकता कि कब, किसी प्रकाश स्तंभ से एक चमकदार रोशनी ने लहरों के साथ आग की एक तेज धारा फेंकी, और हमारी नौकायन की इस पहली यात्रा के बारे में मुझे बस इतना ही याद है। सुबह 7 बजे हम कोरसोर पहुंचे, जो ज़ीलैंड के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा शहर है। वहां हमें नाव से उतारकर रेलवे की दूसरी लाइन पर ले जाया गया, जो हमें होलस्टीन के मैदान की तरह ही समतल इलाके से होकर ले गई। 3 घंटे की यात्रा के बाद हम डेनमार्क की राजधानी पहुंच गए। मेरे चाचा ने पूरी रात अपनी आंखें बंद नहीं की थीं। मुझे लगता है कि अपनी अधीरता में वे अपने पैरों से ट्रेन की गति बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अंततः उसे समुद्र का एक विस्तार दिखाई दिया। वो आवाज़, वह चिल्लाया। हमारी बाईं ओर एक विशाल इमारत थी जो अस्पताल जैसी दिख रही थी। हमारे एक साथी ने कहा, वह पागल खाना है। बहुत बढ़िया, मैंने सोचा,
ये ठीक वही जगह है जहां हम अपने दिन समाप्त करना चाहते हैं, और यह कितना भी अच्छा क्यों ना हो, ये शरण ग्रह इतना बड़ा नहीं है कि प्रोफेसर लिडेनब्रोक के पागलपन को अपने अंदर समा सके। सुबह 10 बजे आखिरकार हम कोपेनहेगन पहुंचे। सामान को गाड़ी में रखा गया और ब्रेडा गेट में फीनिक्स होटल में ले जाया गया। इसमें आधा घंटा लगा क्योंकि स्टेशन शहर से बाहर था। फिर मेरे चाचा ने जल्दी से श्रौच करके मुझे अपने साथ घसीटा। होटल का दरबान जर्मन और अंग्रेजी बोल सकता था, लेकिन प्रोफेसर ने, बहुभाषी होने के नाते, उससे अच्छी डेनिश में सवाल पूछे और उसी भाषा में उस व्यक्ति ने उसे उत्तरी पुरावशेषों के संग्रहालय का रास्ता बताया। इस विचित्र प्रतिष्ठान के संरक्षक, जिसमें अद्भुत वस्तुएं एकत्रित की गई हैं, जिनसे देश के प्राचीन इतिहास को इसके पत्थर के हथियारों, इसके प्यालों और इसके रत्नों के माध्यम से पुनर्निर्मित किया जा सकता है, एक विद्वान थे जो हैम्बर्ग में डेनिश वाणिज्यदूत प्रोफेसर थॉमसन के मित्र थे। मेरे चाचा ने उन्हें एक सौहार्दपूर्ण परिचय पत्र भेजा था। सामान्य नियम के अनुसार एक विद्वान दूसरे का स्वागत ठंडे दिमाग से करता है, लेकिन यहाँ मामला अलग था। थॉमसन ने एक अच्छे दोस्त की तरह प्रोफेसर लिडेनब्रोक का हार्दिक अभिवादन किया और उन्होंने अपने भतीजे को भी यही दयालुता दिखाई। ये कहना जरूरी नहीं है कि यह रहस्य उत्कृष्ट क्यूरेटर से पवित्र रूप से छिपाया गया था। हम केवल निस्वार्थ यात्री थे जो हानिरहित जिज्ञासा से आइसलैंड की यात्रा कर रहे थे। थॉमसन ने अपनी सेवाएं हमें प्रदान की और हम अगले जहाज का पता लगाने के उद्देश्य से घाट पर गए। मैं अभी भी इस उम्मीद में था कि आइसलैंड पहुंचने का कोई साधन नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक छोटा डेनिश स्कूनर वाल्किरिया 2 जून को रेकजाविक के लिए रवाना होने वाला था। कप्तान बजेर्न जहाज पर था। उसका आने वाला यात्री इतना खुश था कि उसने अपने हाथों को इतना भींच लिया कि उनमें दर्द होने लगा। वह भला आदमी उसकी ऊर्जा पर हैरान था। उसे आइसलैंड जाना बहुत आसान लगा क्योंकि वह उसका काम था, लेकिन मेरे चाचा के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। योग्य कप्तान ने उसके उत्साह का फायदा उठाते हुए 2 गुना किराया वसूला, लेकिन हमने छोटी छोटी बातों के लिए खुद को परेशान नहीं किया। आपको मंगलवार को सुबह 7 बजे जहाज पर होना होगा, कैप्टन बर्जने ने कहा, जब उन्होंने अपनी जेब में निर्धारित राशि से अधिक डॉलर ले लिए थे। फिर हमने थॉमसन को उनकी दयालुता के लिए धन्यवाद दिया और हम फीनिक्स होटल लौट आए। सब ठीक है, सब ठीक है, मेरे चाचा ने दोहराया। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें यह नाव नौकायन के लिए तैयार मिल गई है। अब चलो नाश्ता करें और शहर में घूमें। हम सबसे पहले कोंगेन्स न्यटोरव गए, जो एक अनियमित चौक है जिसमें 2 मासूम दिखने वाली बंदूकें हैं, जिन्हें देखकर किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। पास ही नंबर 5 पर एक फ्रांसीसी रेस्तरां था, जिसे विंसेंट नाम के एक रसोइये द्वारा चलाया जाता था, जहां हमने 4 मार्क 2 शिलिंग 4 पेंस में भरपूर नाश्ता किया। फिर मुझे शहर की खोजबीन करने में बचपन जैसा आनंद आया। मेरे चाचा ने मुझे अपने साथ ले जाने दिया, लेकिन उन्होंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया, न तो महत्वहीन राजा का महल, न ही 17वीं शताब्दी का सुंदर पुल जो संग्रहालय के सामने नहर पर बना है, न ही थोरवाल्डसन का वह विशाल स्मारक जो भयानक भित्ति चित्रों से सुसज्जित है और जिसमें मूर्तिकार की कलाकृतियों का संग्रह है, न ही एक सुंदर पार्क में रोसेनबर्ग का खिलौने जैसा महल, न ही एक्सचेंज का सुंदर पुनर्जागरण भवन, न ही 4 कांस्य ड्रैगन की मुड़ी हुई पूंछों से बना उसका शिखर, न ही प्राचीर पर स्थित विशाल पवन चक्की जिसकी विशाल भुजाएं समुद्री हवा में जहाज के पालों की तरफ फैलती थीं। मैं और मेरी सुंदर विरलैंडाइज बंदरगाह के किनारे किनारे कितनी शानदार सैर करते, जहां 2 मंजिला जहाज और फ्रिगेट गोदाम की लाल छत के पास, जलदमरुमध्य के हरे किनारों के पास, पेड़ों की गहरी छाया के बीच शांति से सोते थे, जिनके बीच किला आधा छिपा हुआ था, जहां एल्डर और विलो की शाखाओं के बीच बंदूकें अपनी काली गलियां बाहर निकाल रही थीं। लेकिन अफसोस, ग्रुबेन बहुत दूर थी और मुझे उसे फिर कभी देखने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन मेरे चाचा को इन रोमांटिक दृश्यों के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, लेकिन वे अमेगर द्वीप पर स्थित एक चर्च के शिखर के स्वरूप से बहुत प्रभावित थे, जो कोपेनहेगन के दक्षिण पश्चिमी भाग का निर्माण करता है।
मुझे अपने पैरों को उसी ओर मोड़ने का आदेश दिया गया। मैं नहरों पर चलने वाले एक छोटे स्टीमर पर चढ़ गया और कुछ ही मिनटों में वह डॉकयार्ड के घाट पर पहुंच गया। कुछ संकरी गलियों को पार करने के बाद, जहां कुछ अपराधी आधी पीली और आधी ग्रे रंग की पतलून पहने हुए गैंगर्स के आदेश पर काम कर रहे थे, हम वॉर फ्रेल्सर्स चर्च पहुंचे। चर्च के बारे में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था, लेकिन एक कारण था कि इसके ऊंचे शिखर ने प्रोफेसर का ध्यान आकर्षित किया था। टॉवर के शीर्ष से शुरू होकर एक बाहरी सीढ़ी शिखर के चारों ओर घूमती है, जो आकाश में ऊपर की ओर सर्पिल बनाती है। चलो हम ऊपर चलें, मेरे चाचा ने कहा। मैंने कहा, मुझे चक्कर आ जाएगा। जितना अधिक कारण हमें ऊपर जाना चाहिए, उतना ही हमें इसकी आदत डालनी होगी। लेकिन आओ, मैं तुमसे कहता हूँ, हमारा समय बर्बाद मत करो। मुझे उनकी बात माननी पड़ी। सड़क के दूसरे छोर पर रहने वाले एक चौकीदार ने हमें चाबी थमा दी और चढ़ाई शुरू हो गई। मेरे चाचा हल्के कदमों से आगे बढ़ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा, क्योंकि मेरा सिर चकराने लगा था। मुझमें न तो बाज जैसा संतुलन था और न ही उसका निडर स्वभाव। जब तक हम टॉवर की ओर जाने वाली घुमावदार सीढ़ियों के अंदर सुरक्षित थे, तब तक सब ठीक था, लेकिन 150 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ताज़ी हवा मेरे चेहरे पर आ गई और हम टॉवर के किनारों पर थे। वहां हवाई सीढ़ियां अपनी परिक्रमा शुरू कर रही थीं, केवल एक पतली लोहे की रेलिंग द्वारा संरक्षित, और संकरी सीढ़ियां अनंत अंतरिक्ष में चढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। मैंने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा। कायर मत बनो, ऊपर आओ श्रीमान, मेरे चाचा ने अत्यंत क्रूरता के साथ कहा। मुझे हर कदम पर पकड़ बनाए रखते हुए उनका पीछा करना पड़ा। तेज हवा ने मुझे चक्कर आने पर मजबूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि हवा के हर झोंके के साथ शिखर हिल रहा है। मेरे घुटने जवाब देने लगे। जल्द ही मैं अपने घुटनों के बल रेंगने लगा, फिर अपने पेट के बल। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा कि मैं अंतरिक्ष में खो गया हूँ। अंततः मैं शिखर पर पहुंच गया। मेरे चाचा ने मुझे कॉलर से खींचकर ऊपर तक पहुंचाया। नीचे देखो, वह चिल्लाया। अच्छी तरह से नीचे देखो, तुम्हें रसातल में सबक लेना चाहिए। मैंने अपनी आंखें खोलीं। मैंने देखा कि घर ऐसे चपटे हो गए हैं जैसे वे सब आसमान से गिरे हों। धुएं का कोहरा उन्हें डुबा रहा था। मेरे सिर के ऊपर से बादल गुजर रहे थे और ऑप्टिकल इन्विजन से वे स्थिर लग रहे थे, जबकि घंटाघर, गेंद और मैं सभी शानदार गति से घूम रहे थे। दूर एक तरफ हरा भरा देश था, दूसरी तरफ समुद्र चमक रहा था, सूरज की रोशनी में नहाया हुआ। साउंड एल्सिनोर तक फैला हुआ था, कुछ सफेद पालों से घिरा हुआ, सीगल के पंखों की तरह, और धुंध भरे पूर्व में और उत्तर पूर्व में स्वीडन के हल्के से छायादार तट फैले हुए थे। अंतरिक्ष की यह सारी विशालता मेरी आंखों के नीचे घूमती और डगमगाती हुई, उतार चढ़ाव करती हुई। लेकिन मुझे उठने, खड़े होने और देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। चक्कर आने का मेरा पहला पाठ 1 घंटे तक चला। जब मुझे नीचे उतरने और सड़क के ठोस फुटपाथ को महसूस करने की अनुमति मिली तो मैं भयंकर कटिवात से पीड़ित था। प्रोफेसर ने कहा, कल हम इसे फिर से करेंगे। और ऐसा ही हुआ। लगातार 5 दिनों तक मुझे इस चक्कर रोधी अभ्यास से गुजरना पड़ा, और चाहे मैं चाहता या नहीं, मैंने उच्च चिंतन की कला में कुछ सुधार किया।